हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज शावर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम DULLB 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम एज वेल एज BHU 21 एंट्रेंस एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ लेक्चर 3 और इस पार्ट में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पार्ट 2 में हम लीगल रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और पार्ट 3 में हमारी बात होगी करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सीरीज़ हमारी डेली बेसिस पे चल रही है ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग सके जो पेपर में आ सकते हैं। सो हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ अगर आप हमसे इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो @नॉलेज शावर, टेलीग्राम पे भी @नॉलेज शावर, और अगर ट्विटर पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो @आई शिवम पांडे _ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे मॉक टेस्ट चाहते हैं तो हमारे मॉक टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस नंबर पे जाइए 9868771960 पे और व्हाट्सएप कीजिए हमें, आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। अभी हम ऑनलाइन मोड पे ऑपरेट कर रहे हैं और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This is lecture 3 of the important questions, and firstly we are going to discuss about the constitution questions. So first question of today's lecture is, who described part 3 of Indian Constitution as most criticized part of the Constitution? कि भैया पार्ट 3 जो है, इट इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा? सो इट वाज सेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करें तो ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके साथ साथ इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 की बात करूं तो पार्ट 3 को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? चार्टर ऑफ राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स कंटेन करता है। Now second question is, right to property is a right to property क्या है? So right to property is governed by an act, so it is a legal right. Right to property is a legal right and right to property को सब ये फंडामेंटल राइट्स में था और इसको फिर बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या किया जाता है? इसको 300A, आर्टिकल 300A में डाल दिया जाता है। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। Question number 3 talks about who enjoys the right to impose reasonable restriction on fundamental rights. मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार किसके पास है? तो ऑब्वियसली अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाएगी और वो अधिकार किसके पास है? वो है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट हैज द राइट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख लो, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल, जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है? कि आप किसी भी कोर्ट में जाके, अगर आपके फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट होता है तो आप किसी भी कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स करवा सकते हैं। मतलब कोर्ट में जाके आप उसे एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको अधिकार दिया गया है और ये अधिकार आपको रेमेडीज के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन इज वेदर जुडिशियरी इज द पार्ट ऑफ द अदर अथॉरिटी। आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है किसको? स्टेट को। स्टेट को डिफाइन करता है। ठीक है। और उसमें वो कॉन्सेप्ट एक डाल रहा है अदर अथॉरिटीज का। आप डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ोगे तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आपको पता लग जाएगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और अदर अथॉरिटीज की भी बात करता है कि भाई अदर अथॉरिटीज। अब इसमें अदर अथॉरिटीज में क्या जुडिशियरी इज द पार्ट ऑफ अदर अथॉरिटी? तो यस, जुडिशियरी इज द पार्ट ऑफ अदर अथॉरिटी और वो भी स्टेट के अंडर ही आएगा। Question number 5 is,
डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कौन से लॉ पे अप्लाई होता है? तो सबसे पहले मैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात करता हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है कि जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो एनफोर्स होने से पहले जो लॉज चलते थे पहले और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अगर वही लॉज हमारे पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हो गए तो वो लॉ क्या होगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा और डॉर्मेट कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे लॉज डेड नहीं होते, बस डॉर्मेट कंडीशन में चले जाते हैं क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट थे। ठीक है, अब दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब बात आती है, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की एक बात और है, जैसा कि मैंने बताया, ऐसे लॉज जो होते हैं वो डॉर्मेट हो जाते हैं, डेड नहीं होते, और बाद में अगर आप कोई लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ले आती है, लेजिस्लेशन ले आती है, तो ऐसे लॉज को वो ऑपरेटिव भी कर सकते हैं, मतलब फिर से ऑपरेशन में ला सकते हैं, मतलब एक्लिप हटा सकते हैं। एक्लिप मतलब ग्रहण उसके ऊपर जो लगा है फंडामेंटल राइट का, वो हटा सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो डॉक्ट्रिन है, क्या ये केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे अप्लाई होता है, या प्री या पोस्ट दोनों पे अप्लाई होता है, या केवल नॉन सिटीजन पे अप्लाई होता है, क्या होता है? सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई टू बोथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ठीक है, दोनों लॉज पे अप्लाई होता है। और ये बात जो कही गई थी, एक लीडिंग केस था दुलारे लोध का केस, और दुलारे लोध के केस में ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ओके, दो डॉक्ट्रिन और हैं, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या फिर सेपरेबिलिटी भी कहते हैं जिसे, और तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर्स। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर्स के थ्रू आपके फंडामेंटल राइट को आप वेव कर सकते हो? तो आंसर क्या होगा? नहीं, यू कैन नॉट वेव योर फंडामेंटल राइट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर्स या यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है ना, इसको सिक्योर करने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है, इसलिए आप उसे वेव ऑफ नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, लीगल इक्वालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लाइज दैट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लीगल इक्वालिटी का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, देयर शुड बी इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल एंड इनइक्वालिटी अमंगस्ट अनइक्वल। बी, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। सी, द स्टेट कैन नॉट enact different law for different group of people। या फिर डी, देयर शुड बी नो स्पेशल लॉ फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पीपल। तो देखो, इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीगल इक्वालिटी है वो एक ही चीज पे बेस है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब लाइक लोग एक तरीके से ट्रीट हों। तो मतलब देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग्स इक्वल एंड इनइक्वालिटी अमंग अनइक्वल। मतलब मान लीजिए जो एक समृद्ध क्लास है, तो समृद्ध क्लास के जितने लोग हों वो एक तरीके से ट्रीट किए जाएं, और जो ऐसी क्लास है जो समृद्ध नहीं है, तो उसके जितने लोग हों वो एक तरीके से ट्रीट किए जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें इन दोनों को एक ही मापदंड पे हम ट्रीट करें तो नहीं, फिर क्या हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस मेंटेन रहेगा। तो गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि जो ये लोग हैं इनको अपलिफ्ट करके इनके बराबर लेके आया जाए, ताकि सब लोग एक मापदंड पे हो जाएं, फिर सबको एक तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। सो लीगल इक्वालिटी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब है कि इक्वालिटी अमंग्स इक्वल एंड इनइक्वालिटी अमंग्स अनइक्वल। तो ये आप याद कर लीजिए, इक्वालिटी अमंग्स इक्वल की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब भी वो बात करेगा लीगल इक्वालिटी। क्वेश्चन आता है, हु इज एक्सेप्शन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक्सेप्शन कौन है? सो इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। और आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट। सो इसके एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? सो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये दोनों ही इसके एक्सेप्शन है, दे आर द एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, और इसके साथ साथ फॉरेन सोवरेन हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, ये भी एक्सेप्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज आर्टिकल 14 के। सो ये एक्सेप्शंस आप याद रखिए, ये पूछे जा सकते।
Reservation of seats in educational institution is governed by, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीट रिजर्वेशन जो है वो कौन से आर्टिकल द्वारा गवर्न किया जाता है. रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटीज, सो इट इज गवर्न बाय आर्टिकल 15(4) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड आर्टिकल 15(4) इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 15(4) की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा आर्टिकल 15(4) को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था. एंड आर्टिकल 15(4) टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ SC ST. ठीक है, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन की बात ये करता है. आर्टिकल 15 की अगर मैं बात करूं, सो आर्टिकल 15 क्या करता है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कौन कौन से ग्राउंड पे प्रोहिबिट करता है, सो इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. ये मैंने, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, question number 9 talks about who is the guardian of the Indian Constitution. This is important. Who is the guardian of the Indian Constitution? So Supreme Court is the guardian of the Indian Constitution. Supreme Court is also the guardian of the fundamental rights. तो fundamental rights का भी यही guardian है, Supreme Court. Now the last question of this part 1, the president cannot make ordinance regarding the subject mentioned in. कौन से subject matter पे president ordinance नहीं बना सकता है? So president cannot issue ordinance on a subject matter of state list. So this is important. State list subject matter पे presidents आप ordinance नहीं issue कर सकते. इस पे कौन ordinance issue कर सकते हैं? गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं. ऑर्डिनेंस इशू पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दे रखी है और 213 में ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ द गवर्नर दे रखी है. ओके, सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हम लीगल की बात करेंगे, लीगल के 10 क्वेश्चंस की.